हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच या फिर बोलूँ एग्जामिशन ओरिएंटेड बैच। सो गाइस, दिस इज लेक्चर 4 और आज भी हम चैप्टर 1 के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स का आता ही आता है। चलो पहले हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। आ गए और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कितना क्या पढ़ लिया था। तो देखो, सबसे पहले तो जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने बेसिक पढ़ा था कि आपका कोर्स क्या है, क्या वेटेज रहता है, कितने मार्क्स का चैप्टर 1 में से आता है, एक्ट कैसे बनता है, रूल क्या होता है, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज क्या होता है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। अब फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की थी चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जो बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। चलो प्रिलिमिनरी के बारे में हम देखते हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो कंपनीज एक्ट है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, उसमें कहाँ, एक सेकेंड, यस, हमारा कंपनीज एक्ट जो है कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, हमने सबसे पहले यही देखा था। तो बेसिकली हमने देखी थी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, 2013 क्यों आया था 1956 के बाद, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था कि भाई पब्लिक कंपनी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक कंपनी। देन हमने देखा था प्राइवेट कंपनी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। मुझे जरा एक सेकेंड देना। फोन को साइलेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास के बीच में बज जाता है ना तो एकदम लिंक टूट जाता है। ओके, चलिए, तो हमने देखा था एप्लीकेबिलिटी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। देन हमने देखा था कि भाई साहब सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है। हमने देखा था होल्डिंग कंपनी क्या होती है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि एसोसिएट कंपनी क्या क्या होती है। एसोसिएट कंपनी हम किसको बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। देन हमने देखा था फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अभी तक का जो पढ़ा है वो सब देख लेते हैं ना। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, और इसके साथ साथ हमने और क्या क्या देखा था, 1% कंपनी क्या होती है। ओके, कल की क्लास, अच्छा मैम ये क्या है, ये हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे था। ओके ग्रेट, हमने 1% कंपनी के बारे में भी देखा था। तुमको पता है क्या, एक तो इम्पोर्टेंट चीज मैं भूल ही गई जो हमने देखी थी। क्या देखा था मैडम, हमने देखा था स्मॉल कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है, प्लस हमने ओपीसी भी देखा था। ओपीसी 1% कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी क्या होती है, तुमको पता है क्या। ये जो सारा अभी तक हमने देख लिया है, एग्जाम में इसका काफी वेटेज है, एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है ये स्मॉल कंपनी, यहाँ पर उलझाना एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फेवरेट एरिया, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट अगेन फेवरेट एरिया, पब्लिक और प्राइवेट भी पूछते हैं। मतलब हमने सारे इंपॉर्टेंट जो स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट एरिया से उन सबको हमने कवर कर लिया है। ओके, तो मैम आज हम क्या करने वाले हैं, आज सबसे पहले तो हम, अच्छा तुमको पता है क्या, इसके साथ साथ, इन सब के साथ साथ हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की है। आंसर
राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, जिसमें हमने देखा है कि भाई लॉ में अभी तक मैंने आपको सिखाया है कि आंसर लिखते वक्त कौन कौन सी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी तक जितना बताया इट इज ओनली 10 to 15% गाइस, अभी तो बहुत बाकी है। चल, अब आज का जो मेरा क्लास का एजेंडा है वो क्या है? तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं पर्सन बेस्ड डेफिनेशंस। पर्सन बेस्ड डेफिनेशंस। मैम इसका मतलब क्या? ये वो डेफिनेशंस है राजा जो आपको पूरे, ये वो टर्म्स है, वो डेफिनेशंस हैं जो आपको पूरे लॉ में देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्टर कौन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, ये हमको आगे देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम देखने वाले हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, प्लस इसके साथ ना एक छोटा सा कंपनी क्या होती है। ऑल्दो ये फर्स्ट लेक्चर में कवर होना था कि कंपनी क्या होती है, वहां पे मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, लेकिन यहाँ पे हम देख भी लेंगे, उसको थोड़ा लिख भी लेंगे। ओके, उसके बाद हम करने वाले हैं पर्सन बेस के बाद कि हमारी रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। इसके ही साथ साथ हम एक एग्जाम का क्वेश्चन करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एग्जाम के क्वेश्चंस। सो आज की क्लास का ये मेरा जो है एजेंडा रहने वाला है कि आज की क्लास जब आप इस क्लास को देख के निकले तो आप जो है कैपेबल हो इन सारी चीजों को समझने में। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले एक चीज मुझे आपको रिवाइज करवानी थी कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है, क्योंकि पिछली क्लास का कुछ तो रिवाइज करेंगे ना यार हम। ओके, तो सबसे पहले चलो पिछली क्लास का करते हैं रिवाइज। मैम आप रिवाइज क्यों करवाते हो हर क्लास में? क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग खुद से कितना ही कर लोगे यार, बहुत सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मेरे हाथ में छोड़ दो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सोने से पहले 40 से 45 मिनट सिर्फ रिवाइज करके सो जाना, बाकी मैं संभाल लूंगी। ठीक है, ओके। हमने कल की क्लास में पढ़ा था सबसे पहले तो स्मॉल कंपनी। हमने पढ़ा था स्मॉल कंपनी क्या होता है, इसका क्लॉज आप लोग मुझे बताएंगे। याद करो कि क्लॉज क्या था इसका। ठीक है, स्मॉल कंपनी में मैंने आपको बताया था कि देखो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो छोटी कंपनी होती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ तो मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है। में 26 अटेम्प्ट के लिए कौन सी लिमिट को याद रखना है, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्न ओवर के लिए। याद करो। ऊपर ही हमने लिखा था क्या, यहां से शायद आपको ध्यान आ जाए कि हमने क्या किया था। आई होप गाइज आप मेरे साथ साथ इस तरीके के नोट्स बनाते जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्मॉल कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, मिनिमम 50 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, और टर्नओवर है मिनिमम 2 करोड़ और मैक्सिमम 100 करोड़ के पास। अभी मई 26 के लिए कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है 4 करोड़ और 40 करोड़। मतलब अगर किसी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है तो हम उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे, और अगर उसका टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, स्मॉल कंपनी। हाँ, कुछ एग्जम्पशन मिला हुआ है क्या? यस, होल्डिंग, सब्सिडरी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी को हम नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? स्मॉल कंपनी हम इसको नहीं मानते हैं। ओके, फिर हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा था। गवर्नमेंट कंपनी में एक मैंने ट्रैप आपको करवाया था, लेकिन अभी तक आपको ये ट्रैप नहीं पता है तो फटाफट जाओ और लेक्चर 3 देखो। ओके, अब यहां पर हमने मेनली करा था कि देखो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये होता है जिसमें नॉट लेस देन 51% जो है आपने पकड़ के रखा हो। मैम ये 51% पे हमने हाईलाइट क्यों किया था? क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। सब्सिडरी में बोलता है
मोर देन, क्या बोला, मोर देन 50%, क्या बोला, ए गोला, क्या बोला, मोर देन 50%, और यहाँ पे क्या है, नॉट लेस देन 51%। तो ये 50%, 51 बच्चों को गचला देता है, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से देख लेना। ओके ओके, बात सही है क्या, हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। मैंने बोला था कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी। ओके, हमने क्वेश्चन करा था, आज तो हम ढेरों क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने दूसरा पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम किस किस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, इसमें मैंने आपको कितनी चीजें बताई थी, 4 चीजें बताई थी। और वो 4 चीजें कौन सी थी, पहला क्या था, पहला था बैलेंस शीट, बचपन से बना रहे हैं इसको। दूसरा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा क्या था मेरे पास, थर्ड वन वॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा क्या था, टॉफी नहीं, सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट्स किसके, इन सबके एक्सप्लेनेटरी नोट्स। लेकिन कुछ कंपनीज को एग्जम्पशन था, कुछ कंपनीज के लिए बोल दिया कि भाई अगर तुम ये नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, मतलब नहीं भी करो ना तो भी चलेगा, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सी कंपनीज थी, एग्जम्पशन किस किस को मिला हुआ है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या। कल की ही क्लास में पढ़ा था, फटाफट थोड़ा सा दिमाग को जोर लगाएंगे। वीडियो में 1 सेकंड का टाइम दूंगी, 1 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा यार, मतलब 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। चलो फटाफट से मुझे बताओ कि एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, एक्सेप्शंस कौन कौन से थे। आई होप अभी तक आपको दिमाग में आ गया होगा कि एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, कौन कौन से एक्सेप्शंस थे। मैडम 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 मुझे एक याद आया, हाँ बताओ ना, डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी। मैडम एक याद आया, एक तो था डोरमेंट कंपनी, और क्या था, एक तो था डोरमेंट कंपनी, और कौन सा था, यूट्यूब लाइव रखेंगे हम, ठीक है, सो दैट आप मुझे बता पाओ। मैडम याद नहीं आए तो क्या करें, याद नहीं आए तो क्या करें, सॉरी, 1 पर्सन कंपनी, एक अकेला आदमी, 1 पर्सन कंपनी। मैम ये एग्जम्पशंस क्या थे, अगर ये लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्होंने नहीं बनाया तो भी चलेगा, 1 पर्सन कंपनी था। तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, तीसरा था हमारा स्मॉल कंपनी, तीसरा क्या था हमारा, स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी। अरे छोटी कंपनी को हमने साइड इसलिए किया था कि इसको ज्यादा कंप्लायंस ना करना पड़े, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना उसके लिए जरूरी है क्या, ना रे जरूरी नहीं है। एंड फोर्थ, हाँ एक फोर्थ भी था, ये ना स्पेशल केस में होता है, प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, स्टार्टअप, ये एक स्पेशल केस है। प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, स्टार्टअप, जिसने अभी अभी स्टार्टअप किया है, शार्क टैंक के बाद तो सबको पता है स्टार्टअप क्या क्या है। मैडम क्या सच में सारी कंपनीज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं क्या, मतलब सच में बनाती हैं क्या, क्या सच में सारी कंपनीज ये बनाती हैं क्या। एक सेकंड में आपको एक चीज बताती हूं, तो आपको पता पड़ेगा भाई, सारी कंपनीज बनाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपके हो गए सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और हो गया उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मैम ये एक्सप्लेनेटरी नोट्स क्या है, अरे बचपन में याद है हम जब बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल लिखा है तो उसका नीचे वर्किंग नोट देते थे, वैसे ही कंपनीज वर्किंग नोट देती है, उसी को मैं क्या बोल देती हूँ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ओके अच्छा, आज के एजेंडे में एक और चीज ना मैं ऐड कर रही हूँ,
ठीक है, एक और चीज ऐड कर रही हूं और वो है लिस्टेड कंपनी। आपको पता है क्या लिस्टेड कंपनी क्या होती है? किसी को पता है लिस्टेड कंपनी क्या होती है? हाँ मैडम पता है, लिस्टेड कंपनी हमको पता है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है हमको तो पता है। इसकी डेफिनेशन हमारे कंपनीज एक्ट में दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। सेक्शन 2 क्लॉज 52 ये बोलता है हर वो कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटीज बोर्ड में रजिस्टर्ड है, जो वहां पे लिस्टेड है, वो मेरी क्या हो गई? लिस्टेड कंपनी। सो बेसिकली अगर मैं छोटी सी बात बोलूं तो शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज के शेयर्स आप देख पाते हो वो सारी कंपनीज क्या हो गई? लिस्टेड कंपनीज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भाई लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी which has any of its सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटी, जरूरी नहीं है शेयर्स, लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, तो कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है मतलब भाई साहब आपके शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कोई भी सिक्योरिटी अगर किसी भी शेयर मार्केट मतलब एनएसई बीएसई पे लिस्टेड है तो वो कंपनी क्या हो जाती है? लिस्टेड कंपनी। मतलब मैडम लिस्टेड कंपनी वो जो कि लिस्ट होती है शेयर मार्केट पे। अरे अभी ग्रो ऐप खोलो ना, सबके पास है ग्रो, राइट? उस पर देखो क्या रिलायंस लिमिटेड लिस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाँ। क्या टीसीएस लिस्टेड है, इन्फोसिस लिस्टेड है। ये जितनी भी कंपनीज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनीज, जो एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या होती है? लिस्ट होती है। ओके चल, लिस्टेड कंपनी समझ में आ गया। अब लिस्टेड कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना वो पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होते हैं, मतलब पब्लिक उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से आराम से देख सकती है। मैंने आपको क्या बताया कि देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये क्या क्या कंसिडर करता है? बैलेंस शीट, पीएल, सीएफएस, सोकी और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मैडम मैं नहीं मानता, मैं तो बोलता हूँ ये तो सिर्फ ना डेफिनेशन लिखी हुई है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आर यू श्योर चिंटू? आर यू श्योर? ये है हमारे पास, क्या है? ओ माय गॉड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट। मैडम ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होता है? आप और हम लोग जो हैं वही तो ऑडिटर हैं। मैम ये किसकी ऑडिट रिपोर्ट आज आप लेके आए हो? मैं लेके आई हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की क्या ऑडिट रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। इसने बोला है यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो डेफिनेशन हमने अभी अभी पढ़ी, आपने अभी अभी बताया, हमको समझ में भी आया, हमको मजा भी आया कि भाई जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो इसकी डेफिनेशन हमको बताता है। मैडम ये कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड का मतलब ये होता है कि मैं हूँ पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, मेरी जो कंपनीज हैं वो कुछ यूएस में भी हैं, यूके में भी हैं, कुछ ग्रीस में हैं, कुछ यूरोप में लगी हुई हैं, कुछ स्पेन में हैं, कुछ पोर्तुगल में हैं। तो मैं इन सारी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ कंसोलिडेट करती हूँ, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा था। ये देखो हमारे जो सीए साहब है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये कौन है हमारे सीए साहब? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, डिलॉइट जो है ऑडिट करता है हमारे रिलायंस का। मैम डिलॉइट में तो आप भी काम करते हो? यस, तो वी आर द पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर क्या बोलता है कि इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आइला मैडम ध्यान आया, अभी अभी आपने बताया था सेक्शन 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट होती थी, पीएल होता था, कंसोलिडेटेड
कैश फ्लो होता था, उसमें होता था सोकी, और उसमें होते थे नोट्स। तो मैम क्या ये सब यहाँ पे है क्या? हाँ, आपको कोई भी चीज बिना मतलब के पढ़ाई ही नहीं जा रही है आपके सीए कोर्स में। भाई कल को तुम भी डिलॉइट में काम करोगे, तुमको डिलॉइट बोलेगा यार सीए साहब एक काम करो, ये रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट बना दो यार फटाफट से। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? भाई पहले तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मिलेगी आपको यहाँ पर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैडम आपने तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बोला, ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है। कल की क्लास में मैंने बताया था पीएल को, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो, क्या दिक्कत है? वन एंड द सेम थिंग। ओके, उसके बाद कंसोलिडेटेड, उसके बाद कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यही मेरी क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही क्या है मेरी? सो की। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ही मेरी क्या है? सो की। ठीक है, सो बेसिकली देखो बड़ी बड़ी ऑडिट रिपोर्ट्स में भी क्या बनाया जाता है, ये सब को मिला के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कंसोलिडेटेड, मैंने अभी आपको बोला कंसोलिडेटेड का मतलब क्या है। अब क्या आपको ये डेफिनेशंस पता है क्या? आपको ये डेफिनेशंस पता है क्या? सब्सिडरी कंपनी क्या होती है आपको पता है क्या? मोर देन 50%। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एटलीस्ट 20%, ये भी देखा था हमने। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर ही इंक्लूड कर, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन में जॉइंट वेंचर भी आ जाता है। 50-50 जो मिला के होता है वो क्या होता है? जॉइंट वेंचर। कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जितने भी एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडरी कंपनीज हैं उन सबको कंसोलिडेट करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है। अब यहां पर हम देखेंगे, ये देखो ऑडिटर कौन है? डिलॉइट। यस, ऑडिटर है। ओके, ये मेंबरशिप नंबर, सर जी ये सीए हैं, ये इनका मेंबरशिप नंबर है। सर जी सुनो ना, ये मेंबरशिप नंबर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, फटाफट से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। देखो इसने सबसे पहले क्या दिया? 31 मार्च 2025 की क्या दी है इन्होंने? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या दी है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। देखो ये सब आपने पढ़ा है क्या? ये सब तो हम पढ़ते ही हैं, अकाउंट्स में तो अकाउंट्स का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने इक्विटी एंड लाइबिलिटी दे रखा है, करेक्ट। तो बेसिकली ये देखो, ये हो गई रिलायंस की क्या? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया क्या? नहीं। अब हम आते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। देखो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी पार्ट होता है इसका। ओके, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मैंने बताया था ना, सो की इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40। तो देखो इसमें सोकी में क्या होता है ना, बेसिकली ये सारे आपसे शेयर रिलेटेड जितने भी इक्विटी रिलेटेड फंड्स हैं उसके बारे में रिपोर्टिंग होती है। मैडम ये हमको अभी अभी देखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूँ कि देखो सोकी भी दिया है, देखो सोकी भी दिया हुआ है। ये तो आपको सीए फाइनल में एफआर में बनाना रहेगा। ओके, क्या मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी दिया हुआ है क्या? यस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी मुझे दिया हुआ है। नोट्स टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नोट्स ही मेरे क्या हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। यही मेरे क्या हैं? एक्सप्लेनेटरी नोट्स। मतलब कि अब आपको समझ में आया, सारी कंपनीज जो हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट तभी माना जाता है जब बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और सोकी और नोट्स उसमें हो। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 कंपनीज को बनाने की जरूरत नहीं है। ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी जो कुछ काम नहीं करती है। सो बेसिकली डोरमेंट कंपनी को और अगर डिटेल में बताऊं, मैंने एक कंपनी बना ली लेकिन
मुझे अभी मैंने ये जो कंपनी बनाई है, मुझे इस कंपनी में अभी कुछ काम नहीं करना है, मुझे कुछ टाइम बाद इस कंपनी में काम करना है, लेकिन मैंने इसको बना के रख दिया है कंपनी को, मैं काम करूंगी इस कंपनी में, बाद में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी थोड़े टाइम बाद। तो मैंने बोला कि यार जब बिजनेस में थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करूंगी तो मैं कंपनी अभी बना के रखती हूँ। तो आरओसी ने बोला कि ओ सुन सुन सुन, कंपनी स्टार्ट कर रही है तो उसमें कुछ तो एक्टिविटी करोगे ना तुम। मैंने बोला यार प्लीज प्लीज रजिस्ट्रार मान जाओ आरओसी, मुझे 6-7 महीने चाहिए धंधा स्टार्ट करने के लिए। उसने बोला ठीक है, तब तक के लिए हम तुमको डोरमेंट कंपनी मानेंगे। याद है पार्टनरशिप में स्लीपिंग पार्टनर होता है जो कुछ काम नहीं करता, वैसे ही कंपनी में ये स्लीपिंग कंपनी है, डोरमेंट कंपनी। ठीक है, उन लोगों को बनाने की जरूरत नहीं होती है। आई होप गाइज आपको रियल लाइफ में समझ में आया होगा कि आप जो ये डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, एक्चुअल में ये डेफिनेशंस बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं। जैसे मैंने आपको रिलायंस की रिपोर्ट बताई ना, वैसे आप एक बार टीसीएस की, इन्फोसिस की, किसी भी की रिपोर्ट जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप सर्च करके खोल के देखना। ऐसी कोई, इन 5 चीजों में से ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसमें से नहीं दी हुई होगी। ओके चलो दोबारा आते हैं। हाँ ओके, लिस्टेड कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ना मुझे ना आपको पर्सन बेस्ड डेफिनेशंस बतानी है। ये तो हमारा हो गया है, ये क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया है। अब बात करते हैं पर्सन बेस्ड डेफिनेशन की। ठीक है, पर्सन बेस्ड डेफिनेशन की बात करते हैं। भाई साहब मेरी बात सुनो, ये जो पर्सन बेस्ड डेफिनेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब आगे धीरे 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 जैसे लॉ में बढ़ते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई लॉ में बहुत सी जगह पे दिया हुआ है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। आपको बताऊं क्या ऑफिसर इन डिफॉल्ट का दूसरा नाम क्या होता है? बलि का बकरा। ये वो बलि का बकरा है जो बेचारा कंपनी में कुछ भी हो जाए इसको फंसना ही फंसना है। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? बलि का बकरा। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश अंबानी जी। यहाँ पे बताऊं क्या, ये देखो क्या लिखा हुआ है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरू भाई अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैडम ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि मुकेश अंबानी बड़ा आदमी है, मुकेश अंबानी जो है ओनर है, इसलिए इसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं क्या? तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि नहीं, इसीलिए मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोलते भाई, इसकी एक अलग से डेफिनेशन दी हुई है, इसकी अलग से डेफिनेशन दी हुई है मेरे कंपनीज एक्ट में। जो उस डेफिनेशन में फिट बैठता है वही कौन बनता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो यहाँ पे हमारे मुक्कू भाई को, ये मुक्कू भाई को मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे नहीं बनाया है, इन्होंने कुछ तो किया है भाई, ये मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला है? मैनेजिंग डायरेक्टर। सॉरी गाइस, भावनाओं में बह गई थी मैं बोलते बोलते। ओके, सो मैनेजिंग डायरेक्टर, मैडम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर क्यों लिखा उसके नाम के आगे? ये मैनेजिंग डायरेक्टर होता कौन है? ये कोई आदमी होता है क्या? कोई कंपनी का मालिक है उसको ही बोल दिया क्या मैनेजिंग डायरेक्टर? नहीं 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 नहीं, देखो मैं तुमको बताती हूँ कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ चला गया भाई? एमडी, ओहो, मैनेजिंग डायरेक्टर, देखो मैंने इसके सामने भी लिख रखा है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। क्या लिखा है, मतलब मुकेश अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर यूं ही नहीं लिखा, इस डेफिनेशन में फिट होता है। आके देखते हैं कि क्या फिट होता है इसमें। मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब होता है डायरेक्टर, वो तो नाम में ही लिखा हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर who by virtue of articles or agreement or resolution in GM or board resolutions entrusted with substantial powers of management। क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? substantial powers of
मैनेजमेंट। क्या लिखा है यहाँ पे? सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट, सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट। मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। मैंने बोला मैनेजिंग डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसको या तो आर्टिकल्स में, मैडम यार ये आर्टिकल बार बार परेशान कर रहा है, क्या होता है आर्टिकल? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स लिखे जाते हैं। चैप्टर 2 में इसको और डिटेल में आप लोग पढ़ने वाले हो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल लिखे हुए हैं, उसी में लिख दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कि भाई मुकेश धीरूभाई अंबानी जो हैं वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हम इनको सब्सटेंशियल पावर्स देते हैं। या फिर किसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, या जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर दिया, या फिर बोर्ड ने बैठ के, सारे डायरेक्टर्स ने बैठ के रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई ये फलाना डायरेक्टर जो है अब से बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? जिसके पास होती है सब्सटेंशियल पावर, जिसके पास क्या होती है? सब्सटेंशियल पावर। अब यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है जिसके पास है सब्सटेंशियल पावर, मतलब वो चाहे तो पूरे मैनेजमेंट को किसी भी तरीके से कंट्रोल करे, उसको बोलने वाला कोई नहीं है, उसके पास पावर है। तो यही तो मालिक का काम होता है ना? जो एक धंधे का मालिक होता है, जैसे अगर तुम एक दुकान पे जाओ, उस दुकान का जो ओनर है उसके पास सब्सटेंशियल पावर्स है। लेकिन यहाँ पे पते की बात यह है कि कुछ ऐसे काम है जिनको मैं सब्सटेंशियल पावर नहीं मानती। जैसे कि मैंने क्या करा है, मैंने देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आपको पता है ना, रूटीन जो काम होता है बिजनेस में। तो मैंने अनंत अंबानी को बिठा दिया, मैंने क्या, मुक्कू भाई ने अनंत अंबानी को बिठा दिया और बोला कि आज के बाद तू कंपनी के सारे चेक पे साइन करेगा। तू क्या करेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से जितने भी चेक आएंगे तू उस पे क्या करेगा? साइन करेगा अनंत। तो अनंत ने बोला ठीक है पापा मैं कर लूंगा। उसने 2 महीने काम करा और तीसरे महीने वो अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर समझने लगा और उसने बोला कि भाई मेरे पास तो क्या है, मेरे पास है सब्सटेंशियल पावर्स। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि भाई कौन कौन सी चीजों को सब्सटेंशियल पावर नहीं माना जाएगा। मतलब कोई लोग, एक सेकेंड भैया इसको रख दीजिए। हाँ। तो कौन कौन इसको सब्सटेंशियल पावर नहीं मानेंगे, किस किस काम को सब्सटेंशियल पावर नहीं मानेंगे? तो पहला काम तो साइनिंग ऑफ चेक। अरे भाई किसी बंदे को रख दिया, बोल दिया भाई तू हमारी कंपनी के चेक साइन करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास सब्सटेंशियल पावर है और वो कोई तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अफिक्सिंग कॉमन सील, कंपनी की सील ठप्पों का काम करता है वो। कोई भी पेपर आया कंपनी की सील लगा दी। कंपनी की सील मतलब एक तरीके से कंपनी का सिग्नेचर। तो हम ये बोलेंगे क्या कि यार ये कंपनी का सिग्नेचर लगाता है कहीं पर भी तो ये तो बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद साइनिंग शेयर सर्टिफिकेट्स, अगर कोई शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स या शेयर सर्टिफिकेट्स पे साइन करता है तो उसको भी हम मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं मानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, आईसीआई यहाँ घुमाता है, यहाँ आईसीआई घुमाता है। क्या बोलता है? पर्सन, मैंने देखो डेफिनेशन पढ़ो, मैनेजिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर। मतलब अगर किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? अगर किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो पहले उसको क्या बनना पड़ेगा? उसको डायरेक्टर बनना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है ही नहीं तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है क्या? नहीं। ऐसा आईसीआई ने एक बार केस स्टडी पूछा था और उसमें बोला था कि भाई एक बंदा है कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहा है और उसको कंपनी ने बोल दिया रिजोल्यूशन पास करके कि आज के बाद तू क्या बन गया? तू बन गया मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे भाई वो डायरेक्टर था ही नहीं, वो तो एम्प्लॉय था। मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बी अ डायरेक्टर। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि भाई पर्सन शेल फर्स्ट बी डायरेक्टर। पर्सन को सबसे पहले डायरेक्टर होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपॉइंट हो सकता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब पर्सन पहले डायरेक्टर होगा, उसके बाद ही वो क्या बन सकता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके। कॉलिंग सीनियर एम्प्लॉय एज मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट अपॉइंटिंग एज डायरेक्टर इज इनवैलिड। मैंने बोला ना, यही तो केस स्टडी का पार्ट था। यहीं से तो वो केस स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने बोला था एक सीनियर एम्प्लॉय है और उसको हमने जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बुलाते हैं, हम तो उसी को मैनेजिंग डायरेक्टर मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजिंग डायरेक्टर आप उसी को मानोगे जो पहले डायरेक्टर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 54 में। मैम आज आपने बुक से क्यों बताया? सो दैट आपको पता चले कि बुक में सब कुछ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
क्या बताया मैंने, अभी हमने डेफिनेशन देखी मैनेजिंग डायरेक्टर की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, ये मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2 क्लॉज 54। क्या बोलता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब वो डायरेक्टर जिसके पास क्या है, जिसके पास है सब्सटेंशियल पावर ऑफ क्या, मैनेजमेंट। किसके पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। इसके पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर ऑफ मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल पावर हम किसको नहीं मानते हैं, सब्सटेंशियल पावर हम किसको नहीं मानते हैं, हम कहते हैं कि भाई अगर तुम चेक को साइन करते हो तो हम नहीं मानते तुम्हारे पास सब्सटेंशियल पावर है। अगर तुम कंपनी की सील को अफिक्स करते हो तो हम नहीं मानते कि तुम्हारे पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर। अगर तुम शेयर ट्रांसफर, या फिर ट्रांसफर बाद में लिखती हूं, शेयर सर्टिफिकेट पे साइन करते हो तो हम नहीं मानते तुम्हारे पास सब्सटेंशियल पावर है। और चौथा, अगर आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स पे साइन करते हो तो हम नहीं मानते हैं कि आपके पास क्या है, सब्सटेंशियल पावर। इन 4 चीजों को सब्सटेंशियल पावर नहीं माना जाता है। समझ में आया, इसके अलावा सब्सटेंशियल पावर मानो आप, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए पर्सन को सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, अगर आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, पर्सन नीड्स टू बी अ डायरेक्टर फर्स्ट। पर्सन को सबसे पहले तो क्या बनना पड़ेगा, डायरेक्टर बनना पड़ेगा भाई साहब। अगर वो पर्सन डायरेक्टर है ही नहीं, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है ही नहीं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। केस स्टडी का ट्रैप था कि सीनियर एम्प्लॉय को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, नहीं बन सकता। आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, डायरेक्टर। तो ये था पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में। मैम सुनो एग्जाम में क्या ये आता है क्या, बिल्कुल राजा, ये एग्जाम में बिल्कुल आता है, इसीलिए इसको अच्छे से करके जानने का। समझ में आया क्या, समझ में आया, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ गया कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। समझ में आया कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है। चलो मैनेजिंग डायरेक्टर तो समझ में आ गया, दोबारा से अपने नोट्स में जाते हैं, एक बार अच्छे से देख लो। ये है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। मैडम इसके ऊपर ये मैनेजर क्या लिखा हुआ है, अरे सिंपल, मैनेजर मीन्स एन इंडिविजुअल हु सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफ होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में आएगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, अब बात करते हैं की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है। हु इज की मैनेजरियल पर्सन, की मैनेजरियल पर्सन कौन होता है, एक सेकेंड देना। मैम अभी आपने बताया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर होने के लिए आपको डायरेक्टर होना चाहिए, तो डायरेक्टर का मतलब क्या है, उसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, उसको भी छोड़ा नहीं है कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट ने बोला डायरेक्टर का मतलब डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ कंपनी ने। 4 डायरेक्टर थे, उन्होंने एक और पर्सन को हायर किया एज अ डायरेक्टर, बोला भाई तू हमारी कंपनी में आ जा एज अ डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं की मैनेजरियल पर्सन, बात करते हैं हम की मैनेजरियल पर्सन। आपको बताइए की मैनेजरियल पर्सन कौन है, की मैनेजरियल पर्सन कौन है, ये की मैनेजरियल पर्सन, ये होते हैं कंपनी के खास लोग, एकदम ऐसे जिगरी वाले खास लोग होते हैं ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया वाले खास लोग, ये होते हैं कंपनी के खास लोग, ये है कंपनी के खास लोग। अब ये खास लोग कौन कौन है कंपनी के, चलो देखते हैं। देखो की मैनेजरियल पर्सन मतलब, की का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट बंदा कंपनी का कौन कौन है, तो सबसे पहले तो सीईओ, या फिर मैं बोल दूं इसी को सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। सीईओ मैम, सीईओ क्या है,
सीईओ कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देखो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको आपने सीईओ बोल के अपॉइंट करा है, इसकी भी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दी हुई है, इसको भी नहीं छोड़ा है। सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर सबकी दी हुई है, मेन हमारा था मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहले जो सीईओ, एमडी जैसे कि मुकेश अंबानी और मैनेजर, ये जो होते हैं कंपनी के खास लोग होते हैं, की मैनेजरियल पर्सन। दूसरे खास लोग होते हैं सीएस, आइला मैडम, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। मैम सीए क्यों नहीं है? अरे हम तो इंडिपेंडेंट होते हैं कंपनी के। कंपनीज क्या करती है, कुछ सीएस को हायर करती है, सारे लीगल प्रोविजंस, भाई कंपनीज एक्ट अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए कंपनी किसको हायर करती है, सीएस को। तो ये सीएस भी कंपनी का ना खास इंसान होता है, क्योंकि ये कंपनी के सारे कंप्लायंस को देख रहा है कि कंप्लायंस को फॉलो किया जा रहा है या फॉलो नहीं किया जा रहा है। फिर हमारे पास है होल टाइम डायरेक्टर। मैम ये होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है हमको। होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो कंपनी में आता है और पूरे दिन काम करता है, मतलब जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय की शिफ्ट है 10 घंटे, तो ये होल टाइम डायरेक्टर भी आएगा। और होल टाइम का मतलब क्या है, पूरा समय जो कंपनी के मैनेजमेंट को मॉनिटर करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी ने कुछ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करके रखा है, वो डायरेक्टर्स हैं जो पूरे टाइम कंपनी में, सुबह 9 बजे कंपनी में आते हैं, रात को 8 बजे जाते हैं, 9 से 8 सिर्फ रिलायंस में बैठ के वो रिलायंस के मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं। तो वो क्या हो जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। वो क्या हो जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर। समझ में आया क्या? उसको हम बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर। ओके, उसको हम क्या बोलते थे हैं, होल टाइम डायरेक्टर। समझ में आया क्या चिंटू? ओके, दूसरा सीएफओ। सीएफओ कौन हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसका मतलब क्या होता है, जो कंपनी के सारे ना फाइनेंसेस को देखता है। मैडम ये सीएफओ कैसे बनता है, कंपनी जिसको सीएफओ बोल के अपॉइंट करती है, जो कंपनी के सारे फाइनेंशियल एरियाज को मॉनिटर करता है, वो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने आपको बताया था ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड क्यों लिखा हुआ होता है लॉ में, ये इसलिए लिखा हुआ होता है सो दैट बार बार हमको कुछ भी लॉ में चेंज करना है तो बार बार बिल बना के फिर लोकसभा राज्यसभा पे पास करवा के हमको दोबारा नया एक्ट ना बनाना पड़े, इसलिए लिख दिया प्रिस्क्राइब। मतलब मोदी जी का मन करेगा तो किसी दिन भी उठ के वो ऑफिशियल गैजेट में दे देंगे कि भाई आज से की मैनेजरियल पर्सन जो है वो सीए को भी माना जाएगा, तो माना जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो देखो देखो, रूल रेफरेंस दिया हुआ है जो एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं ये क्या बोलता है भाई। रूल 8 ये बोलता है कि कुछ कुछ कंपनीज के लिए, कुछ सर्टन क्लासेस ऑफ कंपनीज के लिए होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना क्या होता है, मैंडेटरी। मतलब ये वो की मैनेजरियल पर्सन है कि भाई आपको पूरे टाइम एक खास इंसान कंपनी में रहना चाहिए कंपनी के देखभाल करने के लिए। कुछ सर्टन कंपनीज को एप्लीकेबल है, ये हम आगे और देखेंगे। यहां पर अभी के लिए मेन इस चैप्टर के लिए हमारा क्या हो गया, की मैनेजरियल पर्सन। डेफिनेशन क्या दी हुई है, चलो मेरे साथ फटाफट रिवाइज करते हैं। की मैनेजरियल पर्सन की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन होता है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, कंपनी का, यहाँ तो फिर और याद रखना, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर और सीईओ, तीनों में से जो भी है वो। उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर, एक सीएस जो होता है वो भी कंपनी का क्या होता है, खास इंसान होता है। और सीएफओ भी कंपनी का क्या होता है, खास इंसान। और कोई अदर पर्सन जिसको भी मोदी जी क्या कर दें, प्रिस्क्राइब कर दें कि आज से तू भी क्या बन जाएगा, खास। जिसे बोलते ना आज से तुम्हारा नाम बदल देते हैं ना, आज से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, वैसे ही आज से तुम भी की मैनेजरियल पर्सन। चलो एक बार यहां पर देखते हैं की मैनेजरियल पर्सन के बारे में। की मैनेजरियल पर्सन कहां पर डेफिनेशन दी हुई है, 2 क्लॉज 51। क्या डेफिनेशन दी हुई है कि भाई की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन होता है, या तो होगा सीएफओ और, सॉरी नॉट सीएफओ, सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर। एक तो ये हो गया, दूसरा सीएस हो गया, तीसरा होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो पूरे दिन कंपनी में बैठ के क्या करता है, काम करता है, मैनेजमेंट को परखता है, मैनेजमेंट को समझता है। ओके, और सीएफओ, ठीक है, लास्ट में बोल दिया
कि किसी को भी अगर प्रिस्क्राइब करा तो वो भी क्या हो जाएगा मेरा, वो भी हो जाएगा की मैनेजरियल पर्सन। बस इतना सा आपको याद रखना है की मैनेजरियल पर्सन के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट बात करता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट की। किसकी बात करता है? नेक्स्ट बात करता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेने का। बाय डिफॉल्ट मानते हैं ना हम। आ जाओ भाई। ऑफिसर इन डिफॉल्ट, पता है क्या ऑफिसर इन डिफॉल्ट को मैं प्यार से क्या बोलती हूँ? ऑफिसर इन डिफॉल्ट को मैं प्यार से बोलती हूँ बलि का बकरा। की मैनेजरियल पर्सन हमारे क्या हैं? खास लोग। तो मैं कभी भी बोलूँ ना कि बच्चा लोग फटाफट से बताओ हमारे खास लोग कौन कौन से हैं, तो समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ, की मैनेजरियल पर्सन की। और बोल दो कि बलि का बकरा, तो बलि का बकरा हमारा कौन है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। सो सेक्शन 2 क्लॉज 60 बात करता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बारे में। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? आइए चलिए देखते हैं कि हमारे ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है। देखो, ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि कंपनी में कुछ भी घोटाला हुआ तो इस इंसान को हम जिम्मेदार ठहराएंगे। मतलब अगर तुम ऑफिसर इन डिफॉल्ट हो किसी कंपनी के तो तुम बहुत बड़ी रिस्क में हो। कंपनी में कुछ भी घोटाला हुआ हम तो बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो है इसके लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। कौन कौन होता है? सबसे पहले तो होल टाइम डायरेक्टर। देखो, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी। इनमें से जो भी लोग हैं, कोई भी कंपनी में इनमें से कुछ अपॉइंट किए हुए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। जैसे कि सबसे पहला होल टाइम डायरेक्टर। क्या बोला मैंने? होल टाइम डायरेक्टर। मैडम इसको बलि का बकरा क्यों बनाया? मैंने क्या बताया था? होल टाइम डायरेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्टर जो कंपनी में बैठा है और पूरे दिन कंपनी के मैनेजमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, कंपनी में बैठ के काम कर रहा है। भाई तुम कंपनी में आ रहे हो, तुम कंपनी के काम को ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम पूरी कंपनी में देख रहे हो कि मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कंपनी का, और आपके रहते हुए कंपनी में अगर कोई घोटाला हो जाए तो इसका मतलब तुमने अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उनको क्या मान लिया जाएगा? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बलि का बकरा। दूसरा, की मैनेजरियल पर्सन। अभी पढ़े थे ना हमने की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या होता है? खास लोग। मतलब अगर, अच्छा मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है, क्या मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा की मैनेजरियल पर्सन है क्या? क्या मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा की मैनेजरियल पर्सन है क्या? यस, मैनेजिंग डायरेक्टर मेरा क्या है? की मैनेजरियल पर्सन। तो रजा, की मैनेजरियल पर्सन भी क्या हो जाता है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। की मैनेजरियल पर्सन को भी हम क्या मान लेते हैं? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मतलब अगर कल को सोचो आप लोग बैठे हुए थे बढ़िया आराम से, सुबह सुबह एक दिन तुमने टीवी ऑन करी और टीवी में न्यूज आ रही है कि रिलायंस में हो गया है हजारों करोड़ों का घोटाला। क्या हो गया? हजारों करोड़ का घोटाला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हजारों करोड़ों का घोटाला हो गया है तो क्या आप मुकेश अंबानी को जाने दोगे? आप क्या बोलोगे? नहीं 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 नहीं, जो कंपनी में काम कर रहा था, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जो दीदी पोछा लगाने आती थी, उन दीदी को पकड़ो, इन दीदी की वजह से सारा काम हुआ है, तुम ये बोलोगे क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते भाई। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो की मैनेजरियल पर्सन है, जो खास लोग हैं जिनका कंपनी में आना जाना था, जो एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं, वही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। और अगर किसी कंपनी ने अपना की मैनेजरियल पर्सन स्पेसिफाई किया ही नहीं है, तो उन्होंने बताया ही नहीं कि की मैनेजरियल पर्सन हमारे यहाँ कौन है, अगर किसी कंपनी में की मैनेजरियल पर्सन है ही नहीं, तो सच डायरेक्टर या डायरेक्टर्स एज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड और ऑल डायरेक्टर्स इफ नॉन स्पेसिफाइड। इसका मतलब आपने किसी डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के बिना तो कंपनी नहीं होगी ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको आपने स्पेसिफाई करके रखा होगा कि भाई दे आर रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग हैपेंस इन द कंपनी, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई नहीं करके रखा है तो उस केस में बाय डिफॉल्ट जितने डायरेक्टर्स हैं वो क्या बन जाएंगे? ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एंड देन एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस, फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉर्ड्स हु ऑथोराइजेज और परमिट्स डिफॉल्ट। मैडम इसका ना मतलब मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब समझो। एक अकाउंटेंट था, वो अकाउंटेंट रिलायंस में काम कर रहा था, ठीक है।
तो हम एज अ डेलॉइट जब वहां पे ऑडिट करने गए तो हमने देखा कि वो अकाउंटेंट ने ना कुछ कुछ कई कई तरीके से पैसे खा के रखे। उसने क्या कराया, उसने बताया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है कुछ एम्प्लॉइज काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एम्प्लॉइज थे ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था मैं आपको बताऊं, वो क्या कर रहा था ना रिलायंस में, वो क्या कर रहा था, एक बंदा था, ठीक है, कॉकरोच नहीं है, बंदा है ये, ठीक है, एक बंदा था। ये बंदा क्या करता था, इसके हाथ में पूरे, इसके हाथ में क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो ये क्या करता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसने कोई फेक एम्प्लॉयज दिखाए, फेक एम्प्लॉयज दिखाए और कंपनी से सैलरी लेता रहा। ठीक है, इस अकाउंटेंट ने क्या किया, मुकेश अंबानी से सैलरी लेता था कि भाई अकाउंटेंट को देनी है, और बाद में जिसके पास पैसे जाते थे कैशियर के साथ मिलकर ये क्या करता था, घोटाला करता था। तो एक तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट वाला था, और दूसरा कॉकरोच भी था, मतलब दूसरा पर्सन भी था, जो कौन था, कैशियर, जो ना रिलायंस के गल्ले पे बैठा करता था। ठीक है, रोज सुबह रिलायंस की शटर खोल के उसके गल्ले पे बैठा रहता था, कुछ भी पैसे चाहिए तो इससे लो, कुछ भी पैसे देने तो इसको दो। अब ये कैशियर भी इसके साथ मिला हुआ था। कैशियर क्या करता था, जैसे ही मुकेश अंबानी इसको कैश देता था सैलरीज के लिए, ये क्या करता था, इस कैश को इसके पास लेके जाता था और दोनों 50-50% खा लेते थे पैसा, 50-50% क्या कर देते थे, पैसा खा लेते थे। और मुकेश अंबानी को लगता था कि भाई ये तो हमारे एम्प्लॉयज हैं, ये तो एम्प्लॉयज की सैलरी जा रही है। बताओ ये सही बात है कि गलत बात है, गलत बात है। अब सालों तक इनका घोटाला होता रहा, होता रहा, होता रहा, और धीरे 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 इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए की सैलरी इस कंपनी से विड्रॉ करने लग गए। अब ये घोटाला बाहर आया तो हमने मुकेश अंबानी को बोला कि भाई देख, तू मालिक है, तू कैसे ये घोटाला नहीं पकड़ पाया, हम तो तेरा गला पकड़ेंगे, तू है बलि का बकरा। जो होल टाइम डायरेक्टर था, जो रोज कंपनी में आके चेक वेक करता था, हमने बोला कि यार तू कैसा डायरेक्टर था यार, तू ये घोटाला नहीं पकड़ पाया। हम जाते थे, हम उसको भी पकड़ के क्या कर लेते थे, बोलते थे कि चलो 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 अब तुम भी बलि के बकरे बन गए। ये दोनों साइड में बैठ के हंस रहे थे, ये मिंटू और ये चिंटू, ये दोनों साथ में बैठ के हंस रहे थे, बोल रहे थे हाँ चलो कंपनीज एक्ट की ऑफिसर इन डिफॉल्ट वाली डेफिनेशन ने बचा लिया, हम तो भाई इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, सारा जिम्मेदार कौन हो जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा मुकेश अंबानी और होल टाइम डायरेक्टर। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां पर बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, एक सेकेंड देना गाइस, माइक हमारा गिरने वाला था। ओके चलो, तो यहां पर बेसिकली बोला गया है कि भाई एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो भी उस पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ पैसा कौन दे रहा था, चिंटू, कैशियर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मेंटेन कौन कर रहा था, चिंटू मिंटू दोनों, फाइल कौन कर रहा था कि भाई अकाउंट्स कौन फाइल कर रहा था कि भाई इन लोगों को हमको क्या देनी, सैलरी देनी है। तो जितने भी लोग क्या थे, मेंटेनेंस, फाइलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो सब क्या करते थे, वो सब लोग भी क्या हो जाएंगे, डिफॉल्ट के लिए ऑफिसर इन डिफॉल्ट मान लिए जाएंगे। जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ, जिसने ऑथोराइज किया, कैशियर ने ऑथोराइज किया चिंटू को, मिंटू को कि भाई सुन, तू फेक सैलरी दिखा, मैं तेरे को गले में से निकाल निकाल के देता रहूंगा, आधा आधा दोनों ले लेंगे। तो जिसने ऑथोराइज करा, जिसने परमिट करा, जिसके हाथ में रिकॉर्ड थे, वो भी कौन माना जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। दूसरा कौन आ जाएगा, एनी पर्सन जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड क्या कर रही थी, काम कर रही थी, कोई भी इंसान जिसके बोलने पर बोर्ड काम कर रही थी। जैसे मैंने क्या करा, मैं वो बंदी हूं जिसका पूरा कंट्रोल है बोर्ड पे, जैसे नीता अंबानी, नीता अंबानी का पूरा कंट्रोल है बोर्ड पे, जैसा जैसा नीता अंबानी बोलती गई वैसा वैसा बोर्ड ने कर लिया। तो यहाँ पर नीता अंबानी के कहने पर ही माना जाएगा कि उसी ने बोला था ऐसा करने के लिए, और उसको भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट माना जाएगा। लेकिन याद रखना, नॉट प्रोफेशनल एडवाइजर्स। अगर किसी सीए सीएस ने प्रोफेशनली एडवाइस किया था कोई चीज करने के लिए, तो आप उसको नहीं पकड़ सकते, वो तो उसका काम था। हर डायरेक्टर जो अवेयर था कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कंपनी में, तो बेसिकली एक डायरेक्टर जो है
समझ लो अनंत अंबानी, ठीक है, वो भी डायरेक्टर। उसने बोला कि यार मेरे पापा मुझे ना पॉकेट मनी नहीं देते, तो एक काम करो तुम लोग चिंटू मिंटू मिलके घोटाला करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस कुछ पैसा मुझे भी दे देना। उसको पता था, उसने रोका नहीं, उल्टा और उनका साथ दे दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और इन केस ऑफ इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर शेयर को इशू करके और ट्रांसफर की कोई भी बात है, तो ट्रांसफर एजेंट्स, रजिस्ट्रार्स और मर्चेंट बैंकर्स सभी लोग क्या हो जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैं तुमको बता रही हूँ ये ऑफिसर इन डिफॉल्ट की जो डेफिनेशन है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो इसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो बलि का बकरा है ना, ये बलि का बकरा आपको पूरे सीए इंटर के लॉ में, क्या लॉ में बहुत जगह आपको ये दिख जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है, ये सारे लोग होल टाइम डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन। अगर कोई की मैनेजरियल पर्सन नहीं है, तो जिस बोर्ड ने जिस डायरेक्टर को एज अ की मैनेजरियल पर्सन मान रखा है या फिर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो सारे डायरेक्टर्स। हर वो पर्सन जो अवेयर था, हर वो डायरेक्टर जो अवेयर था कि भाई ये सब हो रहा है, हर वो पर्सन जिसके पास रिकॉर्ड मेंटेन होता था, जिसने परमिट करा, जिसने ऑथोराइज करा कि आप इस डिफॉल्ट को करो, वो भी क्या बन जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और शेयर के केस में मर्चेंट बैंकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स और रजिस्ट्रार जो है, वो उन सबको ही हम क्या मान लेंगे ऑफिसर इन डिफॉल्ट। मैम इन तीनों को क्यों लपेटे में ले लिया, क्योंकि इन तीनों की हेल्प से ही कंपनी शेयर का ट्रांसफर या इशू करवाती है, और जब भी शेयर्स का इशू होता है उसमें पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लाइंस यहाँ पे बनाई गई हैं। तो ये था ऑफिसर इन डिफॉल्ट विच इज सेक्शन 2 क्लॉज 60, सेक्शन 2 क्लॉज 60। आई होप गाइज आपको ऑफिसर इन डिफॉल्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मेरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 60। क्या बोला गया है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के बारे में, मैम दोबारा से क्यों बता रहे हो, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है, ओके। तो पहला तो होल टाइम डायरेक्टर, दूसरा की मैनेजरियल पर्सन। अगर की मैनेजरियल पर्सन नहीं है तो कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा डायरेक्टर, जिसको इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है। अगर नॉट स्पेसिफाइड है, अगर कोई डायरेक्टर स्पेसिफाइड नहीं है, तो सारे डायरेक्टर्स ही क्या मान लिए जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑल डायरेक्टर्स ही क्या मान लिए जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ये समझ में आया क्या, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन था बताओ, हर वो पर्सन जो मेंटेन करता था, रिकॉर्ड करता था, जिसने ऑथोराइज करा, जिसने परमिट करा, वो भी क्या हो जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। हर वो डायरेक्टर जो अवेयर था, हर वो डायरेक्टर जो अवेयर था कि कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है, वो भी क्या बन जाएगा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर शेयर के इशू और ट्रांसफर से रिलेटेड कोई भी डिफॉल्ट हुआ है, कोई भी घोटाला हुआ है, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट किन तीन लोगों को माना जाएगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स को पहला, दूसरा रजिस्ट्रार को, और तीसरा माना जाएगा किसको, तीसरा माना जाएगा कौन था आप लोग बताओ ना, कौन था, मर्चेंट बैंकर। किसको माना जाएगा, मर्चेंट बैंकर को। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये हो गया मेरा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का दूसरा नाम क्या है, जो मैं आपको बोलने वाली हूँ पूरी क्लास में, ऑफिसर इन डिफॉल्ट। ऑफिसर इन डिफॉल्ट का दूसरा नाम क्या है, ये है हमारा बलि का बकरा। तो अब आपको समझ में आ गया बलि का बकरा कौन, भाई इन्होंने कुछ करा हो या ना करा हो, ये वो लोग हैं जिनको हम बलि का बकरा मान के इनकी आहुति दे देंगे अगर कंपनी में कुछ भी घोटाला होता है तो। चलो अभी तक समझ में आ रहा है क्या, अभी तक समझ में आया क्या। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है
की मैनेजरियल पर्सन पढ़ लिया, एमडी पढ़ दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। अब समझ में आया, मुकेश अंबानी के पास सब्सटेंशियल पावर है, इसीलिए उसके नाम के आगे लिखा है कि ये कौन है, मुकेश धीरूभाई अंबानी, एंड ही इज द एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ में आया क्या? तो ये थी पर्सन बेस्ड डेफिनेशन। पर्सन बेस्ड डेफिनेशन में अब ना एक और चीज है, और वो चीज क्या है? वो चीज है रिलेटेड पार्टीज की। क्या है वो? रिलेटेड पार्टीज। मैडम ये रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा कि रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है। देखो, रिलेटेड पार्टी का मतलब वो जो कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए हैं। मुकेश अंबानी की बहन की कंपनी, रिलेटेड पार्टी इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले, क्या मैडम सच में रिलेटेड पार्टी को इतना तवज्जो मिलता है क्या? अरे पूछो ही मत, क्योंकि रिलेटेड पार्टी के हिसाब से क्या हो सकता है? घोटाला हो सकता है। इसीलिए रिलेटेड पार्टी तो ऐसा है कि पूछो ही मत। बताऊं क्या? अगेन ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है रिलायंस की। यहाँ पे भी इन्होंने लिस्ट दे रखी होगी किसकी? रिलेटेड पार्टीज की। नोट्स के बाद ही आएगी। यस, ये देखो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी का क्या दिया गया है यहाँ पर? डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड विथ रिलेटेड पार्टीज। 31/2025 में रिलेटेड पार्टीज के साथ कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए गए हैं? ध्यान से देखना, अब ये डेफिनेशन आप पढ़ने वाले हो। आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिलेटेड पार्टी जो है इनकी क्या क्या उनसे ट्रांजैक्शन हो रखे हैं। सी, दीज आर दी रिलेटेड पार्टीज। ये सारी रिलेटेड पार्टीज हैं रिलायंस की। ये रिलेटेड पार्टी, ये रिलेटेड पार्टी, ये सब कौन है? रिलेटेड पार्टीज ऑफ रिलायंस। ये देखो, की मैनेजरियल पर्सन। की मैनेजरियल पर्सन मतलब कौन? खास लोग। ये देखो, मुकेश धीरूभाई अंबानी, निखिल मेसवानी, हीतल, आलोक, ये सब कौन है? की मैनेजरियल पर्सन। नीता मुकेश अंबानी, ईशा, आकाश, आनंद, इनके साथ कितना कितना, देखो कितना कितना ट्रांजेक्शन हो रखा है। इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। ये देखो कितने ट्रांजेक्शन हो रखे हैं इनके साथ। ठीक है, तो ये है मेरे रिलेटेड पार्टीज। चलो एक बार अब देखते हैं कि रिलेटेड पार्टीज कौन कौन होते हैं। समझ में आया रिलेटेड पार्टीज का क्या महत्व है? थोड़ा और डिटेल में बताऊं क्या? मेरा मन कर रहा है। थोड़ा और डिटेल में बताऊं क्या? मेरा मन कर रहा है। क्या कह रहे हैं डेलॉइट? ओके। आपको पता है, मैंने आपको थोड़ा ना पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ याददाश्त में। मैंने आपको बताया था पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, और बाद में क्या आया? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि कंपनीज एक्ट 1956 से कंपनीज एक्ट 2013 तक आने का रीजन क्या था? व्हाट वाज द रीजन? इनको एक नया एक्ट क्यों लेके आना पड़ा? रीजन क्या था? क्या रीजन था? एक ना कांड हो गया था। क्या हुआ था वो? सत्यम स्कैम। ये ना एक स्कैम हो गया था, जिसमें मैंने आपको बोला था वड़क्कम बोल के एक दिन एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मेरे सीने में बहुत बोझ है और मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, और कन्फेशन ये है कि मैं मेरी कंपनी में स्कैम कर रहा हूँ। अब जैसे ही ये पता चला तो गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया। गवर्नमेंट ने बोला सेबी नहीं पकड़ पाई। गवर्नमेंट बोला हमारी कंपनीज एक्ट को इसने धोखा दे दिया, मतलब हमारी कंपनीज एक्ट जो है इसमें कुछ तो फ्लॉ है और अब हमको इस फ्लॉ को ठीक करना पड़ेगा। अगर नहीं ठीक करा तो और भी लोग घोटाले करेंगे, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मतलब यहाँ तो कुछ तो फ्लॉ है, कुछ तो लूप होल्स हैं जो हमको ठीक करने पड़ेंगे। और नया एक्ट बना कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें बहुत सारे क्या हुए? इंप्रूवमेंट्स हुए। ये बेसिकली हमारा इम्प्रूव्ड एक्ट बना। ठीक है, इम्प्रूव्ड एक्ट बना। इसी एक्ट में बताया गया रिलेटेड पार्टीज के बारे में। इसी एक्ट में बताया गया किसके बारे में? रिलेटेड पार्टीज के बारे में।
कैसे बताया गया रिलेटेड पार्टीज के बारे में, सुनो। थोड़ा ये सत्यम जो स्कैम है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ, इसका एक पार्ट समझाती हूँ, पूरा नहीं एक पार्ट। देखो एक बंदा था, ठीक है, एक बंदा था बैंगलोर वाला, और ये एम्प्लॉय था, जॉब करता था। इसने बोला कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जो इन्फोसिस को भी टक्कर देगी, ठीक है, जो इन्फोसिस और विप्रो को भी क्या देगी, टक्कर देगी। और इसने एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा सत्यम। सत्यम एक वो कंपनी थी जो इंडिया के बड़े बड़े कंपनियों में से, आईटी कंपनी में से एक मानी जाती थी। ये कंपनी वो थी जो इंडिया में इन्फोसिस और विप्रो के साथ ली जाती थी, इसका नाम आता था। आउट ऑफ इंडिया में कभी भी आईटी से रिलेटेड कुछ भी काम आता था तो आपको पता है इन्फोसिस विप्रो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सत्यम वाज वन ऑफ देम, ठीक है। तो इस बंदे ने बहुत मेहनत करी और इसने सत्यम एक कंपनी बना ली, ठीक है। अब कंपनी इस स्कैम के एक पार्ट पे आते हैं, पूरे पार्ट पे नहीं, एक पार्ट पे आते हैं, ठीक है। इनकी फैमिली बड़ी हुई और इनका एक बेटा बना, ठीक है। और इनके बेटे ने क्या करा, मॉरिशस में या फिर आप मान लो सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर या मॉरिशस में इनके बेटे ने अपनी एक और कंपनी खड़ी करी, ठीक है। इन्होंने अपनी एक कंपनी खड़ी करी और उस कंपनी का नाम इन्होंने रखा, उस कंपनी का नाम इन्होंने रखा आउट ऑफ इंडिया, लिख देती हूं, आउट ऑफ इंडिया इन्होंने एक कंपनी को लॉन्च करा और उसका नाम रखा माइटास। नाम क्या रखा, माइटास। मैम ये कैसा नाम है, अगर आप ध्यान दो तो सत्यम का उल्टा ही क्या है, सत्यम की स्पेलिंग को अगर आप उल्टा पढ़ो तो वही क्या बन जाता है, माइटास। तो इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, माइटास, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्यों रिलायंस लिमिटेड को, इतनी बड़ी कंपनी को क्यों रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ रहा है, आखिर ये रिलेटेड पार्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हुआ क्या, इनके बेटे ने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। इनके बेटे ने क्या करा था, नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था और इनको चाहिए थी हेल्प, इनको क्या चाहिए थी, हेल्प। ये क्या करते थे, कोई सामान है, समझो एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की कीमत है 1,00,000 रुपए, ठीक है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 1,00,000। ये अपने बेटे की कंपनी को प्रेम प्यार भाव से अपने बेटे को ये माल कितने में बेचते थे, ये अपनी कंपनी से, मतलब सत्यम अपनी कंपनी माइटास को क्या करती थी, सेल करती थी, क्या करती थी, सेल करती थी। और ये सेल करती थी 1,00,000 रुपए की मार्केट वैल्यू का माल, ये लोग कितने में सेल कर देते थे, ये सेल कर देते थे समझो सिर्फ 10,000 रुपए में। मतलब इनके बेटे को जो माल मार्केट में 1,00,000 का है, उनके पिताजी अपने बेटे को 10,000 रुपए में दे देते थे। अब बताओ इन सब में पप्पू किसका बना, भाई शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है ना कंपनी में, कंपनी में लॉस होगा, शेयर की प्राइस गिरेगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, कंपनी डूबेगी तो एम्प्लॉइज को पैसा नहीं मिलेगा, एम्प्लॉइज को सैलरीज नहीं मिलेगी। लेकिन सत्यम भाई साहब ने कुछ भी नहीं सोचा, उन्होंने वड़क्कम बोल के अपने बेटे को बोला, बेटा तू टेंशन मत ले, 1,00,000 रुपए वाला माल मैं मेरी कंपनी के फंड शेयर होल्डर का पैसा लगा के 1,00,000 में खरीदूंगा और तुझे कितने में दे दूंगा, 10,000 रुपए में। इसने बोला पापा पापा थैंक यू, आप कितने अच्छे हैं। उसके बाद ये पता है क्या करता था, इन्हीं का बेटा माइटास, इनके बेटे की कंपनी अपने ही पापा को क्या करता था, सेल करता था, ये भी सेल करता था माल, ठीक है। अब मार्केट में जो माल की वैल्यू, मार्केट में जिस माल की वैल्यू 50,000 होती थी, सत्यम भाई साहब अपने बेटे से, ताकि उनके बेटे की कंपनी माइटास को फायदा पहुंचे, वो कितने में खरीद लेते थे, वो खरीद लेते थे समझो 2,00,000 रुपए में। मतलब बेचते थे अपने बेटे को सस्ते में और अपने बेटे से मार्केट वैल्यू से महंगे पे खरीद लेते थे फिनिश्ड गुड, ठीक है। देखो ये था रॉ मटेरियल, ये क्या था, रॉ मटेरियल, ये क्या बन गया मेरा, फिनिश गुड। अब मुझे एक बात बताओ, लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ कांड चल रहा है। अब इन सबके बीच में बताओ नुकसान किसको हो रहा है, क्या सत्यम भाई साहब को नुकसान हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा इनका नाम दूसरा है, हाँ मैं राजू बोलती हूँ इनको, उन्हीं से रिलेटेड इनका नाम है। तो मुझे बताओ इनको नुकसान हो रहा है क्या, तो बोल रहे मेरे बेटे का धंधा बढ़ रहा है, पैसा तो घर में ही आ रहा है,
ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो सत्यम भाई साहब थे, ये क्या कर रहे थे? ये भाई पैसा तो घर में ही आ रहा है, ठीक है, मान लिया पैसा किस में आ रहा है, घर में आ रहा है। सत्यम भाई साहब मार्केट वैल्यू से कम प्राइस में सेल कर रहे थे किसको? अपने बेटे को, और उसी से परचेज कर रहे थे महंगे दाम में। तो ये तो बेवकूफी हो गई। अब इन सबके बीच में जो शेयर होल्डर थे उनका पैसा जा रहा था। मार्केट में इस कंपनी के प्रॉफिट कम दिख रहे थे, और कंपनी के शेयर प्राइस कम जा रहे थे, तो इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा था। ठीक है, कंपनी में पैसे नहीं आ रहे थे तो एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं मिल रही थी, तो एम्प्लॉयज के साथ गलत हो रहा था। तो ये जो बाप बेटे है ना, इन्होंने मिलके बहुत सारा नुकसान करा। और लेकिन एक दिन ये बाप की आत्मा जाग गई और उसने बोला कि भाई मैंने बहुत पाप कर दिया, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलूंगा। जब ये चीज बात आई तो उसमें से एक चीज ये भी सामने आई कि भाई इन्हीं के बेटे की कंपनी थी माइटास, और सत्यम जो है उन्हीं के साथ ये ट्रांजैक्शन करता था। तो घोटाले का एक बड़ा हिस्सा तो ये भी था। तो इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको कवर करा, और कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला कि देखो अब से हर कंपनी को, ताकि सत्यम जैसा कांड दोबारा नहीं हो, आपको रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। आपको रिलेटेड पार्टी का क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप आपकी रिलेटेड पार्टीज के साथ क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कितने का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ताकि हम अब उसको भी चेक कर सकें। तो इस डेफिनेशन का लॉजिक समझ में आया कि इसको क्यों दिया गया। अब समझ में आया कि रिलायंस वाला अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको क्यों डिस्क्लोज कर रहा है, क्योंकि अब आपके ऊपर ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ गई। अब आपको इसको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा 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 है, ये रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर है, और ये मेरी रिलेटेड पार्टीज है, इनके साथ मैं ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या चिंटू? तो चलो अब रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है देखते हैं। ये रहा रिलेटेड पार्टी का मतलब। ध्यान से देखना रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव्स का मतलब। ठीक है, अब क्योंकि आपको पूरा बेस समझ में आ गया, मैंने पहले ही बोला था 2013 कंपनीज एक्ट क्या है? इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ 1956। क्यों आया था? क्योंकि सत्यम का कांड हुआ, तब अकल आएगी भाई कुछ तो इंप्रूव करना पड़ेगा। एक्ट में लूपहोल बहुत है, ऐसे शाणे लोग जो है इस चीज का फायदा बहुत उठाने वाले हैं, इसलिए ये जो है नई एक्ट लेके आई गई थी, जिसमें रिलेटेड पार्टी को इस तरीके से डिस्क्लोज किया गया, बिकॉज स्कैम में ये एक बड़ा पार्ट था। ओके, तो देखो रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या होता है? रिलेटेड पार्टी का मतलब डायरेक्टर और डायरेक्टर का रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन और की मैनेजरियल का रिलेटिव। डायरेक्टर भाई कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सेदारी है, डायरेक्टर घोटाला कर सकता है और अपने रिलेटिव का फायदा करवा सकता है, इसलिए डायरेक्टर और डायरेक्टर का रिलेटिव क्या माना जाएगा? रिलेटेड पार्टी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर योर कोर्स बट फॉर योर रियल लाइफ एक्सपोजर एज वेल। मतलब कोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, रियल लाइफ में इसका बहुत काम आने वाला है। दूसरा, की मैनेजरियल पर्सन, KMP और उसका रिलेटिव, मुकेश अंबानी और उसके रिलेटिव्स। फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, ये पूरी ना ऑडिट की डेफिनेशन है। वो फर्म जिसमें डायरेक्टर, मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर और मैनेजर इज मेंबर और डायरेक्टर, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, यहाँ का डायरेक्टर वहां भी डायरेक्टर है या मैनेजर है। पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर और मैनेजर होल्ड करता है रिलेटिवली मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला? रिलेटिवली मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड। अच्छा मैम, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? इधर ही बता दूं क्या? ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है, अच्छे से देख लेना। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। देखो कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है हर वो कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट में या फिर प्रीवियस एक्ट में, मतलब हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 1956 में है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में है, उसको हम कंपनी मानते हैं। वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो गई है उसको हम अपने लिए बोलेंगे वो क्या है मेरे लिए? बॉडी कॉर्पोरेट। तो हर वो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि जिसमें बोर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर जो है वो एक्ट कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी। मतलब रिलायंस का डायरेक्टर और मैनेजर का जो एडवाइस, रिलायंस में जितने भी मैनेजर डायरेक्टर हैं उनकी एडवाइस पर कोई कोई बॉडी कॉर्पोरेट आउट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? वो भी क्या हो गया? रिलेटेड पार्टी। ठीक है, एनी पर्सन
टू ऑन हुज एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर मैनेजर ने जो है काम किया है। डायरेक्टर और मैनेजर जिसके इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है, समझो नीता अंबानी, तो वो भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। अ कंपनी, एक कंपनी जो होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी है टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी, सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। मैडम ये मतलब समझा दो आप। तो मैंने बोला ये कंपनी, ठीक है, इस कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है वो भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। इस कंपनी की जो सब्सिडरी है वो भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। इस कंपनी की देखो जो एसोसिएट कंपनी है वो भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। इस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी है वो भी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। देखना मुकेश अंबानी ने अपनी रिपोर्ट में ये सब दिया हुआ है। और होल्डिंग की जो सब्सिडरी है वो भी इसकी क्या हो जाएगी, रिलेटेड पार्टी। ये सब क्या हो जाएंगे हमारे रिलेटेड पार्टी। तो हर कंपनी को दिखाना जरूरी है कि आपने इन सब लोगों के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं। एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या बोला, सेक्शन 188 आगे में देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। अभी इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट मैंने बताया है कि भाई डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन किसी भी फर्म, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में है, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट सारे क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। याद रखना जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उसमें रिलेटेड पार्टी का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता है। रिलेटेड पार्टी होता है सिर्फ सेक्शन 188 एग्जम्पशन मिलता है। यहाँ पर अगर कंपनी ग्रुप में है या डायरेक्टर के पर्सनल कनेक्शन है तो ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ही बन जाते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन का ट्रैप दिखेगा आगे, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बोला, कौन कौन पर्सन रिलेटेड पार्टी हो गया, डायरेक्टर, उसका रिलेटिव, की मैनेजरियल पर्सन उसका रिलेटिव, किसी फर्म में ये लोग काम करते हैं, किसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में ये मेंबर है या सब्सटेंशियल 2% से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल करते हैं, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, और होल्डिंग की सब्सिडरी भी क्या मानी जाती है, रिलेटेड पार्टी। इसीलिए राजा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो किस तरीके से मुकेश अंबानी की बैलेंस शीट में सब कुछ दिया हुआ है कि हमने कौन कौन से जॉइंट वेंचर। मैडम ये जॉइंट वेंचर तो आपने बोला ही नहीं, एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर एज वेल, कल की डेफिनेशन में हमने देखा था। तो देखो जॉइंट वेंचर कौन कौन है हमारे, ठीक है, हमारे की मैनेजरियल पर्सन और रिलेटिव के साथ, की मैनेजरियल पर्सन मतलब मुकेश अंबानी खास लोग, और उनके रिलेटिव के साथ हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन करे हैं, हमने एसोसिएट कंपनी के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करे, जॉइंट वेंचर के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन करे हैं। ध्यान से देखिए एसोसिएट्स के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हो गए हैं, इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या रखे हैं, बता के रखे हैं। देखो enterprises और parent of enterprises over which key managerial personnel और relative are able to exercise significant influence। अभी मैंने बोला था ना किसी की एडवाइस पर अगर ये लोग काम करें तो वो भी रिलेटेड पार्टी हो गया। देखो उसने रिलेटेड पार्टी में मुझे बता के रखा है, उसने बताया है रिलेटेड पार्टी में कि भाई देख ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए मेरे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे देखो समझ में आया। तो रिलेटेड पार्टी जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट फॉर योर रियल लाइफ एक्सपोजर एज वेल। मतलब तुम जब डिलॉइट में जाओगे, तुम जब बिग फोर में जाओगे एज ए सीए बन के जब जाओगे तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन क्या है और इस रिपोर्ट में कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज आने वाली हैं। समझ में आया क्या गाइस, आया क्या आपको। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेन हमने यहाँ पे सब कर लिया है। आज की क्लास का मेरा एजेंडा क्या था, मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट बता दिया गाइस कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, वो कंपनी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, और कंपनी क्या होती है जो इस एक्ट में या प्रीवियस किसी एक्ट में 1956 में रजिस्टर्ड थी। हमने देख लिया कि भाई ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सन क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, और रिलेटेड पार्टी क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब मैं आपको बोल सकती हूँ इस चैप्टर के मेन डेफिनेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चंस जो आपके एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसको हम एक बार बहुत अच्छे से देखेंगे। और मैं हर क्वेश्चन का ट्रैप आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में क्या
बड़ा ट्रैप दिया हुआ है जिससे कि आपको बच के चलना है। आई होप गाइज यू एंजॉयड दिस लेक्चर, एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर डू कमेंट और लाइक द वीडियो। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।